हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। उसके अंदर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम ऑलरेडी 3 प्रिंसिपल्स बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अपना चौथा प्रिंसिपल, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। सबसे पहला मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है वन। और कमांड, कमांड का मतलब होता है गिविंग ऑर्डर्स। तो व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड का बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसको मल्टीपल लोगों से ऑर्डर मिलेगा, मल्टीपल सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा, तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए कि किसका ऑर्डर पहले फॉलो करना है और किसका ऑर्डर बाद में फॉलो करना है। तो सिंपल सा बात बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर ऑर्डर देना चाहिए। अगर मल्टीपल सुपीरियर्स ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज होगा और काम ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस या वन सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। सिर्फ एक ही जन से ऑर्डर मिलना चाहिए और एक ही जन को वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, जवाबदारी। तो एक ही पर्सन उसको सारा काम देगा और वही उससे पूछेगा काम हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। If he is receiving orders from more than one boss, then he will get confused. अगर बहुत सारे लोग ऑर्डर देंगे तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। And will not be able to understand that whose order must be executed first. तुम्हारे साथ भी होता होगा, घर में पापा एक बात बोल रहे हैं और मम्मा एक बात बोल रही है। घर में पापा एक बात बोल रहे हैं, मॉम दूसरी बात बोल रही है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसका ऑर्डर पहले मानूं, पापा का बात मानूं कि मम्मी का बात मानूं। ठीक है, देखना। फॉर एग्जाम्पल, if employee of production department asks to go slow and to maintain quality, ठीक से समझना ये एग्जाम्पल। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बोला गया है कि आराम से स्लो स्लो प्रोडक्शन करो, गो स्लो एंड मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है, इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज। कौन बोला ये बात? प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्रोडक्शन इंचार्ज बोल रहा है कि आराम से धीरे धीरे प्रोड्यूस करो, लेकिन अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस करना। वहीं सेल्स इंचार्ज इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉय टू फास्टन द प्रोडक्शन। सेल्स इंचार्ज बोल रहा है फास्ट करो क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स है, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं भी होगा तो चलेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हैं, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि किसका ऑर्डर पहले मानना है। पहला ऑर्डर मानना है कि धीरे धीरे प्रोडक्शन करो लेकिन अच्छा क्वालिटी करो, कि दूसरा ऑर्डर मानो जल्दी जल्दी बनाओ, क्वालिटी छोड़ो, ऑर्डर पूरा करना है, क्वांटिटी प्रोडक्शन करो। ठीक है, इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज्ड as to whose instructions must be followed by him. क्लियर है? तो अगर मल्टीपल लोग ऑर्डर्स देंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज होगा ही होगा कि किसका ऑर्डर पहले मानूं और किसका ऑर्डर बाद में फॉलो करूंगा। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर हम ये फॉलो करते हैं तो क्या होगा? देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लियर माइंड से काम करेगा, उसको पता होगा क्या काम करना है। दूसरा, झगड़ा नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं, अब अगर मैं पहला ऑर्डर मानूंगा तो दूसरे को खराब लगेगा, अगर दूसरा मानूंगा तो पहले को खराब लगेगा, और ईगो जो है, ईगो के वजह से झगड़ा भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है,
तो अगर ठीक से फॉलो किया जाएगा तो देयर विल बी नो ईगो क्लैश, कोई भी झगड़ा नहीं होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस विल इंप्रूव। क्लियर है? अगर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा देखना। अगर फॉलो नहीं करते देयर विल बी कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, हमेशा एम्प्लॉय के मन में रहेगा किसका बात मानना है किसका बात नहीं मानना, वो कंफ्यूज ही रहेगा हमेशा। दूसरा, एम्प्लॉय विल गेट अ चांस टू एस्केप फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय हमको बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि अगर दो जन ऑर्डर दे रहे हैं, अगर पहला वाला पूछेगा, पहला सीनियर पूछेगा काम क्यों नहीं हुआ, तो वो बोलेगा अरे मैं दूसरे वाला काम दिया था वो काम कर रहा था। और अगर दूसरा वाला पूछेगा काम क्यों नहीं हुआ, तो उसको बोलेगा कि पहला वाला जो काम दिया था वो कर रहा था मैं, लेकिन कर वो कुछ नहीं रहा है ना। पापा बोल रहे हैं बेटा काम क्यों नहीं किए, तुम बोल रहे अरे पापा मम्मी बहुत काम दे दी थी तो मैं मम्मी का काम करते रह गया ना, तो आपका काम नहीं कर पाया। और मम्मी पूछ रही है बेटा काम क्यों नहीं किए, तो मम्मी को हम बोल रहे हैं कि अरे मम्मी पापा बहुत काम दे दिए, पापा का काम करते रह गया तो आपका काम नहीं कर पाया। तो मैं अपने जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगा, एस्केप कर जाऊंगा अगर मुझे दो दो लोग ऑर्डर देंगे तो। ठीक है, झूठ बोल सकता हूं ना, बेवकूफ बना सकता हूं मैं। नेक्स्ट, ईगो क्लैश, झगड़ा होगा among the different superiors, and लास्ट अगर झगड़ा होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन। क्लियर है? तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। इसी के जैसा एक प्रिंसिपल और है लेकिन काफी अलग है, नाम है उसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी का मतलब तो वही है वन, डायरेक्शन का मतलब होता है रास्ता, डायरेक्शन का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान होना चाहिए और जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब इस कॉमन गोल्स को अचीव करने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन मतलब अलग अलग गोल्स को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है एक डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए और हर एक एम्प्लॉय जो है उसी गोल को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक जन से ऑर्डर आना चाहिए, वन बॉस होना चाहिए, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है वन प्लान होना चाहिए। क्लियर है? ये तो हटा देता हूं, रीड करते हैं फिर। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, that is the efforts of all the members and employees of the organization must be directed in one direction। जितने भी एम्प्लॉय है सबका काम सबका एफर्ट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इफ द प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। इससे कोऑर्डिनेशन आएगा अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो, क्योंकि सबको ही क्या कर रहे हैं, एक ही गोल को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इट विल लीड टू कोऑर्डिनेशन। ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। तो बोल रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सबका एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, अगर लोगों का अलग अलग प्लान्स होगा तो सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल ठीक से समझना। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, एक हो गया कॉस्मेटिक्स, दूसरा हो गया मेडिसिन, तीसरा हो गया कॉन्फेक्शनरीज मतलब चॉकलेट्स। ठीक है, तो अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये नहीं बोलता कि सबका एक ही प्लान होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि कॉस्मेटिक्स का एक प्लान होना चाहिए, वन डिपार्टमेंट वन प्लान। ठीक है,
इसका एक प्लान होना चाहिए, इसका एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट, हर डिवीजन का अपना प्लान होना चाहिए। इट्स टारगेट, एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट डिवीजन must put his efforts towards the achievement of plan of their division under the direction of one head only, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कभी नहीं बोलता कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान होगा, ये पॉसिबल नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि हर एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। अब हर एक यूनिट का मतलब क्या है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अगर 3 टाइप का प्रोडक्ट बनाता है तो ये 3 डिफरेंट यूनिट्स हो गया, हर यूनिट का अपना अलग अलग प्लान हो सकता है। क्लियर है? तो यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वन एम्प्लॉय इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, ठीक है। और यूनिटी ऑफ कमांड फोकस करता है कि सारे के सारे एम्प्लॉइज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवीजन, एक पर्टिकुलर यूनिट का एक कॉमन गोल्स को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं विद अ कॉमन प्लान। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्या क्या इफेक्ट आएगा फॉलो करने से? सबसे पहला, सबको ही कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने का, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होगा। एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज आर यूनिफाइड, सब यूनिटी से काम करेंगे एक ही डायरेक्शन में, एक ही गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? इट विल लीड टू लैक इन कोऑर्डिनेशन, सब अपना मनमर्जी करेंगे, देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, रिसोर्सेज वेस्ट होगा, सब अपना मनमर्जी करेंगे तो देयर विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। हम एक कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कंपैरिजन में तुमको और बेहतर समझ में आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट, ठीक है। एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? इंसिस्ट ऑन वन यूनिट और डिवीजन ऑन वन प्लान, ठीक है। एक यूनिट या एक डिवीजन का एक ही प्लान होना चाहिए। सेकेंड, द मेन पर्पज यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन, इसका मेन पर्पज है कंफ्यूजन अवॉइड करना और रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना। इसका मेन पर्पज है, द पर्पज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो इसका क्या फोकस है कि सारे एम्प्लॉयज जो है एक ही कॉमन गोल्स को अचीव करने का कोशिश करें, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड? दिस प्रिंसिपल रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ये कोशिश करता है कि एम्प्लॉय कैसे काम करें विद अ क्लैरिटी ऑफ माइंड, और उनके मन में कोई भी कंफ्यूजन्स ना रहे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस प्रिंसिपल रिलेट टू फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय नहीं ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और एज वन यूनिट। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन या पूरा डिपार्टमेंट, पूरा यूनिट एक होकर काम करे। यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड में दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन सिस्टमेटिक वर्किंग एंड इंप्रूव्स एफिशिएंसी, तो ये सिस्टमेटिक वर्किंग में हेल्प करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है एंड रिमूव करता है कंफ्यूजन्स को एंड केओटिक सिचुएशंस को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है? इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन लाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो एक जैसे तो थोड़े बहुत हम बोल सकते हैं यूनिटी यूनिटी है बोल के, बट काफी डिफरेंट है दोनों में। यूनिटी ऑफ कमांड एक अलग ही चीज है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। कई बार मिक्सअप कर देते हैं स्टूडेंट्स यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में, तो अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, किस चीज में एक एम्प्लॉय का फायदा है, और जनरल इंटरेस्ट मतलब किस चीज में ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
एम्प्लॉय को कुछ चीजों से बेनिफिट होगा, उसको फायदा होगा, और कुछ चीजों को ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजों में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। ठीक है, हमेशा हमको कोशिश करना चाहिए कि कैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी अचीव हो जाए, एम्प्लॉय को भी कैसे फायदा हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी कैसे बेनिफिट हो। तो हमेशा हमको ऐसे सोचना चाहिए कि किस चीज में इंडिविजुअल का भी बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर हमको चॉइस करना पड़ेगा दोनों के बीच में, देन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों का बेनिफिट हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से एक सिलेक्ट करने का बारी आ जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट विल सुपरसीड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज। तो क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, in the organization all the employees are working with some objectives and there is always an objective of organization। obvious सा बात है, एक इंडिविजुअल का भी अपना ऑब्जेक्टिव है, जैसे एम्प्लॉई है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा ना कुछ, क्यों सैलरी अच्छा चाहता है, प्रमोशन चाहता है, इंक्रीमेंट चाहता है, बोनस चाहता है, कुछ उसका भी टारगेट होगा, तो वो हो गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। और दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है। हमेशा हमको कोशिश करना की चाहिए कि दोनों कैसे अचीव होगा, लेकिन अगर दोनों अचीव नहीं हो सकता और एक सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर है? यही बात लिखा है, देखो थर्ड पॉइंट में, इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय का सेम चीज में फायदा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल का भी बेनिफिट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो जाएगा। बट इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकॉन्साइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हमको कोशिश करना चाहिए एक ही डायरेक्शन में लाने का, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट या गोल्स मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर है ये? तो बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक काम करेंगे तो इंडिविजुअल का भी फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम को कर लो, दोनों का फायदा हो जाने दो। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब इंडिविजुअल का फायदा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो इंडिविजुअल का नुकसान होगा, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे हम। क्लियर है ये? तो यही बोलता है ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल्स द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइसेस एंड क्वालिटीज ऑफ ऑल द सप्लायर्स एंड गिव ऑर्डर टू बेस्ट रादर देन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव्स। अपने परिवार वालों को ऑर्डर ना देकर हमको सबसे कंपेयर करना चाहिए प्राइस, और जो सबसे अच्छा प्राइस और क्वालिटी दे रहा है उसी को हमको ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने रिलेटिव्स को ऑर्डर दे रहे हैं मतलब हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट प्राइस दे रहा है अगर हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अगर तुम्हारा रिलेटिव बेस्ट प्राइस दे रहा है, इफ योर रिलेटिव इज गिविंग द बेस्ट प्राइस एंड द बेस्ट क्वालिटी, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे रिलेटिव्स से लेने में, तुम्हारे रिलेटिव्स का भी फायदा हो जाएगा,
हमारा भी फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा रिलेटिव महंगा दे रहा है, खराब क्वालिटी का दे रहा है, हमको उससे बेहतर मिल रहा है कहीं और, तो हम कहीं और से ले लेंगे, तुम्हारे रिलेटिव से नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। सबसे पहला पॉजिटिव, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन लाता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि दोनों अचीव हो सके, इंडिविजुअल गोल्स भी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होगा और एम्प्लॉय को भी नुकसान होगा लॉन्ग रन में। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान देते रहे और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिए, तो एक दिन ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद हो जाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया ना, तो इंडिविजुअल को भी नुकसान होगा उससे। क्लियर है? तो दिस इज द सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? कि इंडिविजुअल और जनरल इंटरेस्ट अगर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों अचीव हो जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों अचीव नहीं हो सकता, कोई एक अचीव हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट विल सुपरसीड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है जो सैलरीज मिलेगा एम्प्लॉइज को, जो पैसा मिलेगा एम्प्लॉय को, उसको बोलते हैं रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। तो ये रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेम्युनरेशन जो है फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब कभी भी ये नहीं है कि इक्वल होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि हम लोअर लेवल को जितना सैलरी देंगे टॉप लेवल को भी उतना सैलरी देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इक्वल कभी नहीं बोलता। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन डज नॉट मीन कि सैलरी इक्वल होना चाहिए। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब है सैलरी फेयर होना चाहिए, जो उसका कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उसका सैलरी होना चाहिए, जो कि उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, employee in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. The employee should be paid fair wages and salary, which would give them at least a reasonable standard of living. At the same time, it should be within the paying capacity of the company. तो सैलरी तो हम दे देंगे जो कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे, बट वो हमारे पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से भी होना चाहिए। द फेयर वेज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू, फेयर वेज कैसे डिटरमाइन होता है? कितना फेयर होगा वेजेस, किन बातों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला, हमारा क्या कैपेबिलिटी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या औकात है, व्हाट इज द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, गवर्नमेंट का कोई मिनिमम वेज का अगर रूल है तो उसको फॉलो करना जरूरी है। और तीसरा, हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना सैलरी देते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो इन तीनों के हिसाब से एक फेयर वेजेस डिसाइड करना पड़ेगा और एम्प्लॉय को एक फेयर वेजेस देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन अर्न प्रॉफिट, then apart from giving extra profit to shareholder owner, some part of the profit must be given to employees also in the form of bonus. तो बोल रहा है अगर कोई साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट सिर्फ शेयर होल्डर्स को दे दिए, कुछ प्रॉफिट में हिस्सा जो है हमको अपने एम्प्लॉइज को भी देना चाहिए। क्लियर है ये? तो इसको फॉलो करने से क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, मन लगाकर काम करेगा एम्प्लॉय। दूसरा, एम्प्लॉय का कमिटमेंट बढ़ेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा मन लगाकर कमिटेड होकर काम करेगा। ठीक है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीजेस इन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कितने एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाएंगे, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है छोड़कर चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट, एम्प्लॉय हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा और डिमोटिवेटेड रहेगा काम के तरफ। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट
रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो आज के क्लास में हम 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़े फेयोल का। हम बहुत डिटेल में चल रहे हैं। हम चौथा प्रिंसिपल से शुरू किए थे, यूनिटी ऑफ कमांड, फिर हम पढ़े यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर हम पढ़े सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और फिर हम पढ़े रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन्स। क्लियर है? तो तुम्हारा काम इसको फटाफट से रिवाइज करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे के जितने प्रिंसिपल्स है उसको कवर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।